जी दोस्तों और साथियों, वेलकम टू द 57th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज मैं आपके साथ दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बाग में सहाफ़ियों ने एक मुजाहरा किया है। कल जो एक सीनियर सहाफ़ी थे और एडिटर थे एक अखबार के, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ था, एजाज अब्बासी, उन पर जो हमला हुआ पीआईडी के दफ्तर में इस्लामाबाद में, उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। ये मुजाहरा मुजाहरों के एक तवील सिलसिले का एक हिस्सा है जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ी बरदरी पर जो है हमले और कदगनों का एक लामतनाई सिलसिला है, उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। दोस्तों और साथियों, बाबा जान का नाम किसने नहीं सुना। बाबा जान और उनके 14 साथी पिछले 11 साल से गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में 70 साल की सज़ा भुगत रहे हैं और कल 11 अगस्त को उनकी जेल की कैद को पूरे 11 साल हो गए हैं। दोस्तों साथियों, आप जानते हैं कि बाबा जान और उनके साथियों को जो सज़ा दी गई वो एक झूठे केस के ऊपर उसकी बुनियाद थी। अलीआबाद में हुंजा में एक मुजाहरा हुआ था और उस मुजाहरे में पुलिस ने फायरिंग की और एक बाप और एक बेटा उसमें जो है वो शहीद हुए। मुजाहरे के वक्त बाबा जान हुंजा में नहीं थे बल्कि वो दूसरे शहर में थे, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर उन दो शहदा का कत्ल का केस बनाकर उनको सज़ा डबल लाइफ सेंटेंस दी गई। इसके अलावा आप जानते हैं कि इफ्तिखार करबलाई को 90 साल सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, ये वो सज़ाएं हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ज़माने में दी जाती थी। 100 साल सज़ा, किसी को काला पानी कर देना, इस तरह की। तो ये सज़ाएं हमें क्यों दे रहे हैं इतनी लंबी लंबी? नंबर एक तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी हैसियत इनकी नज़र में काकरोचों से ज़्यादा नहीं है। दूसरा, ये हमें सज़ाएं देकर हमारी जो मफ्तू अवाम है, हमारी जो महकूम अवाम है, उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुमने अपने कॉलोनियल आका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मैं और मेरे कई साथी ये मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि इस सिलसिले में जो जुडिशल इंक्वायरी हुई थी उसकी रिपोर्ट को शाया किया जाए, लेकिन ताहाल वो शाया नहीं की जा रही। दोस्तों और साथियों, बाबा जान और उनके साथी कोई लैंडलॉर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ नहीं है। ये मेहनत कश लोग हैं और बाबा जान तो ख़ास तौर पर जो चाइना की एक्सपेंशनिज़म है, जिसके ज़रिए वो गिलगित बल्तिस्तान के जो कीमती पत्थरों के पहाड़ हैं उनको मिडल मैन के ज़रिए ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी। इसके अलावा अताबाद झील के मुतासरीन जो थे, जब लैंडस्लाइड आई थी तो उस लैंडस्लाइड के नतीजे में जो लोग बेघर हुए थे उनको कंपनसेशन दिलाने के लिए भी वो जो तहरीक थी उसमें वो पेश थे। दोस्तों और साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक और ख़बर भी देना चाहता हूँ जो आज सुबह का वाक़या है। और आज सुबह जय सिंध कौमी महाज, यानी जिसको जस्कम भी कहते हैं मुख्तसर करके, उनके सीनियर वाइस चेयरमैन हैं लाला असलम पठान। लाला असलम पठान के घर पर शिकारपुर में आज 20 से ज़ायद जो रेंजर्स की गाड़ियां हैं उनमें सवार रेंजर्स के एहलकारों ने और 5 आईएसआई की गाड़ियां थी, जिसमें आईएसआई के सादा लिबास में मलबूस आईएसआई के एहलकार थे। इन्होंने छापा मारा। दोस्तों और साथियों, ये छापा सिर्फ उनके घर पे नहीं मारा बल्कि शिकारपुर में जहां वो रहते हैं उनके पूरे मोहल्ले को सील किया गया। और चूंकि वो घर में मौजूद नहीं थे अपने, और उनके बेटों को भी वो गिरफ्तार करना चाहते थे, वो भी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, लिहाजा पूरे मोहल्ले में डोर टू डोर सर्च की गई। और यह सर्च इस तरह थी कि हम फिल्में देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि नाजी जर्मनी में यहूदियों को हंट डाउन करने के लिए जो है वो जर्मनी के शहरों में डोर टू डोर तलाशी ली जाती थी। या फिर हम देखते हैं कि अलजायर की जंग आज़ादी के दौरान जो अलजायर के, जिसको अल्जेरिया कहते हैं इंग्लिश में, उसके जो आज़ादी पसंद और हुर्रियत पसंद थे उनको तलाश करने के लिए फ्रेंच जो इंटेलिजेंस है और फ्रेंच आर्मी के बैकअप के साथ
लोगों के पकड़ने के लिए मोहल्लों में जाती थी और उनको गिरफ्तार करती थी। तो लाला असलम पठान जो हैं वो कौम परस्त रहनुमा हैं। वो सिंधु देश जो है उसकी तहरीक के बड़े सीनियर जिसे कहते हैं लीडर हैं। और आप जानते हैं कि जब से मुत्तहिदा कौमी महाज के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ऐलान किया है कि वो भी सिंधु देश की तहरीक का हिस्सा बन गए हैं, तब से हम देखते हैं कि अचानक पूरे सिंध के अंदर जो है मिलिट्री ऑपरेशन, अनऑफिशियल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों साथियों, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि सिंध के अवाम को पाकिस्तानी फ़ौज की बर्बरियत जो है उसका सामना करना पड़े। मुझे याद है MRD की तहरीक जब चल रही थी तो गालबन 1983 में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वो बाकायदा स्ट्रैफिंग यानी कि फायरिंग की गई खेतों के ऊपर, लोगों के ऊपर, जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि सीनियर जो है वाइस चेयरमैन लाला असलम पठान के घर पर छापा जो है वो बेसिकली रियासत की बौखलाहट की निशानदेही कर रही है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अब जिक्र करना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान का, कि आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे 25 मोटेल्स बंद कर दिए हैं। यानी मोटेल वो होता है जहाँ पे लोग आते हैं, वक्ती तौर पर क़याम करते हैं और फिर आगे सियाहती मकामात पर जाते हैं तफरी के लिए। तो PTDC के पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले 25 मोटेल्स बंद कर दिए। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि टूरिज़म वर्ल्ड फोरम की तरफ से पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर जो है वो इमदाद की दरख्वास्त दी है, जो मंजूर हो गई है। और उन्होंने कहा कि हम टूरिज़म को डेवलप करने के लिए जो है बड़े बेचैन हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वो पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सनतकारी तो नहीं कर सकती। लिहाजा वो सनतकारी के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए, कैपिटलिस्ट मार्केट इकॉनमी के ज़रिए जो है वो मुनाफा नहीं कमा सकती। इसलिए उसने अपने ही जिस्म को काटना शुरू कर दिया है, अपने आप को खाना शुरू कर दिया है। इसी को करप्शन कहते हैं। दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो माहिर हो चुकी है मांगने के कारोबार में एक्सक्यूज मी, वो मांगने के कारोबार में एक्सपर्ट हो चुकी है। और आप देखते हैं कि जब कोई डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में तो उस डिज़ास्टर पर हमारे लोग बेचारे तंग होते हैं, मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, बेछत हो जाते हैं। लेकिन GHQ में खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि GHQ में ये जश्न मनाया जाता है कि एक और डिज़ास्टर का मतलब है कि अब मज़ीद आमदन आएगी। दोस्तों साथियों, इसको मैं डिज़ास्टर कैपिटलिज्म करता हूँ। यानी पाकिस्तान की रियासत के वजूद को कायम रखने के लिए डिज़ास्टर्स का जारी रहना बहुत ज़रूरी है। यही सूरत हाल कराची में हम देख रहे हैं कि आपको मैं बताऊं, अभी बारिश हुई है तो कराची को आप देखें, मुझे वो कराची याद है जो एक खूबसूरत रोशनियों का शहर था और हकीकत में रोशनियों का शहर था। सड़कों पर बाकायदा चूना फेंका जाता था, साइड पे उसके लाइनें, बड़े बड़े वो टैंक आते थे, वो पानी से उसको धोते थे। बाज़ जगहों पे ऐसे टैंक होते थे कि आगे घोड़ा होता था और वो घोड़ा चलता था तो साथ साथ पानी से वो सड़कों को धोते थे। दरख्तों पे चूना लगाया जाता था। इसी तरह से जो सड़कों के बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके ऊपर बागबानी की जाती थी। लेकिन आज वो कराची का मंज़र हम देख रहे हैं कि यूं लगता है कि कराची एक शहर नहीं बल्कि एक गटर बन गया है। और दोस्तों साथियों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कराची में इस वक्त गैस की शदीद किल्लत है। और जैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना स्टार्विंग, यानी फाका करना, ऐसे ही आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कराची जो है उसमें गैस की फाका कशी शुरू हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि लोग जंगलों में से लकड़ियां काट कर लाएंगे और फिर जो टिम्बर माफिया है जो कश्मीर से लकड़ी चोरी करके लाता है और उसको बेचता है और उसके कोई पकड़ दकड़ नहीं है,
वो टिम्बर माफिया फिर जो है हमारी लकड़ी, जो जम्मू कश्मीर की लकड़ी है, इसको काटेगा और कराची में इसको सेल करेगा। तो एक नया धंधा शुरू होने जा रहा है। दोस्तों 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त में अब सिर्फ एक दिन है, यानी कि कल का दिन। परसों जो है वो 14 अगस्त है। 14 अगस्त के ऊपर बलोच, सिंधी और दूसरे जो मजलूम कौमियतें हैं उन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस मरतबा पाकिस्तान का झंडा जो हलाली परचम है सब्ज़ रंग का, वो नहीं उठाएंगे, बल्कि उसकी जगह वो काले झंडे लहराएंगे। मैंने कल अपने प्रोग्राम में अपने जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे गयूर और बहादुर मेरे नौजवान साथी हैं उनसे भी ये कहा था कि आप लोग भी हिम्मत करें, कोशिश करें, टोलियों में निकलें काले झंडे लेके और पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जो है अपनी मज़ाहमत और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, जम्मू कश्मीर और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, इनके गयूर बेटियों, इनकी गयूर बहनों और मेरी जो गयूर भाई हैं, याद रखना कि हमारी आज़ादी मशरूत है सिंध और बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप बलूचिस्तान में हैं मुलाजमत के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में, और अगर आप सिंध में हैं मुलाजमत के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में, तो आप वहाँ की मकामी कौमी आज़ादी की तहरीकों का हिस्सा बने। क्योंकि किसी सिंध की कौमी आज़ादी की तहरीक का भी हम उतना ही एहतराम करते हैं जितना कि हम अजीज़ रखते हैं अपनी आज़ादी की तहरीक को। और हमारी आज़ादी की तहरीक है क्या? हमारी आज़ादी की तहरीक है कि हमने पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ानी है और हमने जम्मू के साथ जुड़ना है जो हमारे पुरखों की धरती थी। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो है उसने लद्दाख के साथ जुड़ना है और इस तरह से हम 1 अरब 35 करोड़ अवाम की मंडी का ही हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि एक मजबूत हिंदुस्तान का भी हिस्सा बनेंगे। दोस्तों साथियों, कुछ कौम परस्त कश्मीरी, जम्मू कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे जाली रहनुमा हैं जो डबल गेम खेलते हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना नाम लेने की ज़रूरत है, आप सब जानते हैं उनको। वो एक तरफ हिंदुस्तान से भी माल लेने की उनकी कोशिश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी माल लेने की कोशिश है। वो कहते हैं दोनों हाथों से खाओ। तो वो लोगों का कैसे पहचाने हम? उनको कैसे पहचाने? उनको पहचानने का तरीका ये है सबसे पहले कि वो कश्मीर की वहदत की बहाली के नाम पर वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के दावेदार बनते हैं। वो कहते हैं कश्मीर को एक खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए, नंबर 1। इसके बारे में मैं पहले अपने प्रोग्रामों में तफसील से आप लोगों को समझा चुका हूं कि ये एक अनहोना काम है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको हमेशा समझाया कि मेरे बच्चों, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डॉगमा। पॉलिटिक्स इज नॉट एन आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और जब आप इस आर्ट को अपनाएंगे, जब आप पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करेंगे, तो रास्ता आप ऐसे बनाएंगे जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है। दोस्तों साथियों, कुछ लोगों ने ये कहा है मेरे 14 अगस्त के यौम स्याह के मनाने के और काला झंडा लहराने के जो मेरा ये है जो मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर उन्होंने कुछ ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क के यौम आज़ादी को यौम स्याह करार देना मुनासिब नहीं। सबसे पहले तो बात यह है कि देखें, वो लोग जो ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो दोस्तों आज़ाद तो वो मुल्क होता है जो किसी का गुलाम हो। तो पाकिस्तान का तो वजूद लकीरें खींच के जो है वेस्टमिनिस्टर में तैयार किया गया कि ये इलाके पाकिस्तान बनेंगे, ये इलाके भारत बनेंगे। तो ये तो कोई ऐसा महकूम नहीं। हाँ, सिंध अगर पाकिस्तान से आज़ाद होता है तो उसको हम आज़ादी कह सकते हैं। जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना, तो बंगाली कौम आज़ाद हो गई और वो एक नया मुल्क बन गया। वो मनाएं अपना जश्न आज़ादी। बेशक वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, जो मर्जी इकॉनमी है, लेकिन वो एक आज़ाद देश है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान तो एक आज़ाद देश नहीं है। पाकिस्तान तो यहाँ के जागीरदारों, यहाँ के मिलिट्री अशराफिया और यहाँ के जो मुल्ला क्रेसी है यानी इस्लामिक क्लर्जी जो है,
इसका एक अनहोली अलायंस है, इसका एक कोबरे के जहर से भी ज़्यादा जहरीला अलायंस है। तो दोस्तों और साथियों, पहली बात तो ये कि ये लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी को यौम स्याह मनाना मुनासिब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो नैरो माइंडेड हैं। तारीख़ के बारे में और डायलैक्टिक्स के बारे में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम और बहुत ही मुतस्सब है, इसलिए कि पाकिस्तान एक साम्राज्य प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। पाकिस्तान बनाया गया था सोवियत यूनियन और भारत के बीच में एक बफर जोन रखने के लिए। पाकिस्तान बनाया गया था हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया का रास्ता ना देने की वजह से, और एक ऐसी ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट यहाँ पे कायम की जाए जो कहने को तो एक आज़ाद रियासत हो, लेकिन उसके ताने बाने जो है वो आलमी साम्राज्य के हाथों से चलें। दूसरी बात ये कहते हैं लोग कि हमें पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जो ये कहता है कि हमें पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, वो क्या कह रहा है? रीड बिटवीन द लाइन्स। मैंने कई दफ़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ें अखबारों में छपती हैं, जो सुर्खी छपती है, उसको उल्टा पढ़ें। मिसाल के तौर पर अगर ये सुर्खी आती है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ के कर्जे की मंजूरी दे दी, तो इस खबर को ऐसे पढ़ें कि IMF ने पाकिस्तान को 50 करोड़ देकर सरमाया मजीद IMF की गुलामी में धकेल दिया। ये है खबर पढ़ने का तरीका। और इसी तरह से दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तान का वजूद जो है वो कम्युनलिज्म की बुनियाद पे है। पाकिस्तान का वजूद हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बुनियाद पे है। पाकिस्तान का वजूद मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे है। तो जिसका वजूद ही एक मनफी और एक कम्युनल फिरका वाराना बुनियाद हो, हम कैसे उसके वजूद की हमायत कर सकते हैं? आखिर में कुछ लोग ये भी कहते हैं, और ये आप हंसना नहीं है, आपने इस पे हंसना नहीं है, वो कहते हैं कि हमें मिलजुल कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इसकी पॉलिसियां तब्दील करने पर मजबूर करना चाहिए। यानी ये कौन कह रहा है? ये मियां नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये बिलावल भुट्टो नहीं कह रहा। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की आज़ाद रियासत कायम करनी है। यानी वो कह रहे हैं कि हम, भाई तुम तो कश्मीरी हो, जम्मू वाल हो, गिलगिती हो, बल्ती हो, तुम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी पॉलिसियां तब्दील करने के लिए उसको कैसे मजबूर करोगे मिलजुल कर, जबकि तुम खुद उसकी पैदावार हो? तो दोस्तों और साथियों, ऐसे लीडरों से बचें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि हमें रियासत की वहदत की बहाली चाहिए, मैं जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की रियासत की बात कर रहा हूं, तो इससे अच्छा मौका जम्मू कश्मीर की रियासत की वहदत की बहाली का और क्या हो सकता है कि मोदी सरकार ने 370 ख़त्म कर दिया है। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ये जहन में रखिए कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से तंग आ चुका है। मैं कश्मीरी अवाम की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी अवाम भी उतने ही मजलूम हैं जितने कि हम मजलूम हैं। लेकिन ये जो अब्दुल्ला फैमिली है, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली की जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स रही है, जहां उन्होंने इस्लाम को, अपनी सियासत को आगे चलाने के लिए बेचा है, उसको मैं कहता हूं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स, जिसमें हुर्रियत भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी शामिल है। इस कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह से गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से दूर, लद्दाख दूर, जम्मू दूर हो चुके हैं। लिहाजा किसी कीमत पे भी गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जम्मू वाले एक ऐसी इंडिपेंडेंट रियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कश्मीर सेंट्रिक हो। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। लिहाजा दोस्तों, इस वक्त क्या पॉसिबल है मैं समझता हूं, मैंने ये पहले भी बात कहीं कही है कि चाहते ना चाहते 370 के एब्रोगेशन के जरिए हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जो पाकिस्तान की गुलामी में,
हमारे लिए मोदी सरकार ने एक रास्ता बनाया है। और मैं 370 की एब्रोगेशन के अमल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस एक्शन से ताबीर करता हूं, उससे कंपेयर करता हूं कि जब उनके पीछे फिरौन की फौज लगी हुई थी और आगे दरिया नील आ गया, और दरिया नील को कैसे पार किया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि उन्होंने उसमें अपना असा फेंका, और जब असा फेंका तो दरिया बीच में से अलहदा हो गया और रास्ता बन गया, और वहां से जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी कौम को लेकर निकल गए। और जब फिरौन की फौज पहुंची और वो उतरी उस खाली जगह में, तो जानते हैं क्या हुआ? दरिया के दोनों सेक्शंस मिल गए दोबारा और वो सब डूब गए। तो दोस्तों साथियों, ये जो 370 है, ये इस कश्मीर के जो ये इशू है, ये जो बरसगीर के अंदर एक आग की होली खेली गई है, उस आग की होली के दरमियान ये एक रास्ता बना है, एक सेफ पैसेज बना है कि हमारी नस्लें जो है इस खूनी जंग के जो धुआं है उससे सफोकेट हो चुकी हैं। हमारे दिमाग नौजवानों के सफोकेट हो चुके हैं। उनको जब मैं बताता हूं कि आप लोग जो POJK में हैं, यानी आज़ाद कश्मीर में हैं, ये ना आज़ाद है ना कश्मीर है, ये तो वेस्ट जम्मू है। और जब मैं उनको बताता हूं कि आप कश्मीरी नहीं हैं, आप जम्मू वाले हैं, तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। इस हद तक हम लोगों की शनाख्त को ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा 370 को आप ये समझें कि ये वो रास्ता है जिससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? रियासत की वहदत की बहाली, रियासत की वहदत की बहाली, क्योंकि POJK भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू से और गिलगित बल्तिस्तान जब भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जुड़ेगा तो उस रियासत की वहदत बहाल हो जाएगी, जो रियासत कभी मौजूद थी और 101 साल तक बड़ी कामयाबी से चली। तावक्ते के कम्युनलिज्म की आग जो तहरीक पाकिस्तान के नाम पर चली, तावक्ते के वो आकर उसने हमारे उस खुशहाल समाज को जलाकर राख नहीं कर दिया। दोस्तों साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि 14 अगस्त को यौम स्याह के मौके पर आप ज़रूर जो है कुछ ना कुछ करेंगे और मुझे उनकी वीडियोस या तस्वीर भेजेंगे ताकि हम उनको शेयर कर सकें। कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।